हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम उस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जो लाखों स्टूडेंट का सपना होता है। शायद ये सपना आपका भी हो, आप भी इसकी तरफ जाना चाहते हो, अपने सपने को पूरा करना चाहते हो। इस एग्जाम का नाम है यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वो एग्जाम है जो इंडिया के टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सिलेक्ट करता है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एटसेट्रा। इस एग्जाम के थ्रू आप देश की सबसे प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज की तरफ आप जा सकते हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता या आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। अगर डेडिकेशन है, अगर स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, पूरी मेहनत और लगन के साथ अगर आपने पढ़ाई की है, प्रिपरेशन की है, तो आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो और अपने इस सपने को पूरा कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैम इस एग्जाम से रिलेटेड हमें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो इस एग्जाम से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो यूपीएससी एग्जाम है तो ये क्या होता है, ठीक है, इसका सिलेबस क्या होता है, ठीक है, और यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन कब जारी की जाती है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर डे तक शेयर भी कर देना है, ताकि सभी बच्चे जिनका भी ये सपना है या इसके बारे में जानना चाहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन इनको यहां से मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, कितना अच्छा कोट है आपके लोगों के लिए। ठीक है, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब भी हकीकत में बदलेंगे, तू जरा कोशिश तो कर। ठीक है, सो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे व्हाट इज यूपीएससी। ठीक है, तो यूपीएससी जैसे कि मैंने अभी बताया, यूपीएससी इज द इंडिया सेंट्रल एजेंसी विच कंडक्ट द एग्जाम लाइक द सिविल सर्विस एग्जाम, दैट इज सीएसई। ठीक है, टू रिक्रूट द कैंडिडेट टू टॉप गवर्नमेंट ऑफ सर्विसेज लाइक द आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। राइट, उसके बाद में यूपीएससी रिक्रूट्स कैंडिडेट टू बोथ सिविल सर्विस एज वेल एज डिफेंस सर्विस। तो ये डिफेंस सर्विसेज के लिए भी और आपके इनके लिए भी, सिविल सर्विस के लिए भी, ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती है। ठीक है, अब यहां पर हम आगे जानेंगे कि ये किस तरह के जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब यहां पर हम ये देखेंगे कि यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो ये इतने सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को पहले ही जान लीजिए। ठीक है, सो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में पूरा का पूरा मैं यहां पर बताने वाली हूं। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स की तरफ जाना है, या मुझे वो पोस्ट चाहिए, या उसके लिए मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, तो वही सब चीजें आज के इस वीडियो में बताने वाली हूं। ठीक है, सो कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाती है यूपीएससी, तो यहां पर देखिए, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड द नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन, जिसको हम एनडीए के नाम से जानते हैं। सेकेंड हमारा है इंडियन टैक्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन, आईएसएस। ठीक है, उसके बाद में है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन, आईईएस। ठीक है, उसके बाद में है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, आईएफएस। राइट, तो देखो इनका ये जो है, ये आपका जो फॉरेस्ट सर्विस है, तो प्री तो इनका दोनों का सेम होता है। ठीक है, आईएएस के लिए भी और आपका आईएएस के लिए भी वो सेम होता है, और साथ में आपका इंडियन सर्विस यानी कि आईएफएस के लिए प्री तो सेम होता है, लेकिन इनके मेंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए ये उससे अलग है। उसके बाद में यहां पर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड द जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन, ये भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आईसीएसई, फॉर द रिक्रूटमेंट टू आईएएस, आईपीएस और आईआरएस एटसेट्रा। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, ये भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, ये भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, दैट इज एसीएस एग्जामिनेशन, भी ये कंडक्ट करवाती है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, सीडीएस, ये तो आपने नाम सुना ही होगा, ये भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। वेरियस रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द यूपीएससी, ईपीएफओ, अदर एग्जाम्स एटसेट्रा। तो ये इतने सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाती है। इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो मैंने कुछ यहां पर एग्जांपल्स आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद में हम यहां पर बढ़ते हैं यूपीएससी सिलेबस, यानी कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले हमें जिस सिलेबस की प्रिपरेशन करनी है, तो वो सिलेबस क्या होगा और कितनी इसमें स्टेजेस होती हैं, तो 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका प्रीलिम्स देना होगा। ठीक है, उसके बाद में इसका मेन एग्जाम होता है, देन उसके बाद में इंटरव्यू होता है। इन तीनों को क्रैक आउट करने के बाद ही आप उस पोस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम वन बाय वन सभी चीजों को जानेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस। तो सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं एक एज रिलैक्सेशन की, ठीक है। फॉर द जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एंड द ओबीसी कैटेगरी बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर 6 अटेम्प्ट अप टू एज 32 ईयर्स, ठीक है। तो आप 32 तक, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या ओबीसी से हो, ठीक है, और बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर, तो आप इसके लिए 6 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं, यानी कि 32 की एज तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद में यहां पर फॉर द ओबीसी नॉन क्रीमी, अब यहां पर ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर्स हैं वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं अप टू एज ऑफ 35 तक, ठीक है। उसके बाद में यहां पर फॉर द शेड्यूल कास्ट, यहां पर एसटी एससी वाले क्या कर सकते हैं, देयर इज अ नो restriction on the नंबर ऑफ द अटेम्प्ट, तो कितने भी वो एग्जाम्स दे सकते हैं, मतलब उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 6 अटेम्प्ट देने हैं, आपको 9 देने हैं, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। उसके बाद में टिल दे रीच द अपर एज लिमिट 37 ईयर्स, लेकिन उससे ऊपर नहीं होने चाहिए, 37 की एज तक आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। नोट यहां पर क्या करना है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है, फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट, इनमें से अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट अगर फिजिकल डिसेबल्ड है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, 9 अटेम्प्ट, ठीक है, 9 attempt. ST, SC physical disabled candidate have the unlimited attempt till the age of 37 years. तो यहां पर देखिए कहने का मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट हैव 9 अटेम्प्ट, तो वो 9 अटेम्प्ट दे सकता है, ठीक है, अगर वो फिजिकल चैलेंज है तो, राइट। उसके बाद में एसटी एससी फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट हैव द अनलिमिटेड, अगर वो एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो फिजिकल चैलेंज है तो उनके लिए अनलिमिटेड यहां पर अटेम्प्ट है टिल द एज ऑफ 37 ईयर्स। 37 ईयर्स तक वो कितनी बार भी एग्जाम दे सकता है, लेकिन उससे अबाव अगर हो गया तो वो एग्जाम नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं कि यूपीएससी यहां पर सीएसई का कैलेंडर क्या होता है, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कैलेंडर क्या होता है। तो ये कैलेंडर पूरा दिया हुआ है इंपॉर्टेंट डेट्स का। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द यूपीएससी नोटिफिकेशन, बच्चा इसकी जो नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, वो कब आती है, जनवरी के लास्ट वीक में, टेंटेटिव बताई गई है, इसके आसपास हो सकती है, इससे थोड़ा बहुत पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, तो मैंने टेंटेटिवली बताई है, ठीक है। तो ये जनवरी के लास्ट वीक में, ठीक है, ये इसकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जाती है। यूपीएससी के फॉर्म डेट जो है वो जनवरी के लास्ट वीक में टेंटेटिव है, उसके भी वहां पर वो फॉर्म जो है वो आउट कर दिए जाते हैं। यूपीएससी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो कब हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका फरवरी मिड टेंटेटिव है ये, ठीक है, फरवरी मिड टेंटेटिव है ये। तो फॉर्म की डेट और इसकी नोटिफिकेशन, तो जैसे नोटिफिकेशन और आपकी, मतलब कहने का मतलब ये जो दोनों में मैंने लास्ट वीक यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके थोड़ा सा 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको टेंटेटिव लिखा है। यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज किए जाते हैं, तो फरवरी मिड में ये टेंटेटिव है, ये भी मैंने बताया है। उसके बाद में यूपीएससी प्रीलिम्स की डेट जो होती है वो मई के लास्ट वीक में टेंटेटिव मैंने बताई है, ठीक है। तो ये क्या बताया गया, यूपीएससी प्रीलिम्स की डेट, ठीक है, तो वो आपकी रिलीज कर दी जाती है मई के लास्ट वीक में। उसके बाद यहां पर यूपीएससी प्री रिजल्ट डेट, उसके बाद जैसे आपने ये प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया, देन उसके बाद में जो रिजल्ट आता है वो आपका मिड जून के आसपास में आता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर यूपीएससी मेन एग्जाम डेट, यूपीएससी मेंस की एग्जाम डेट जो होती है वो कब की यहां पर बताई गई है, अगस्त लास्ट वीक, अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में इसको बता दिया जाता है, ये टेंटेटिव है, ठीक है। उसके बाद में यूपीएससी मेंस का रिजल्ट डेट आउट जो है कब किया जाता है, ये दिसंबर के फर्स्ट वीक के आसपास जो है वो बता दिया जाता है, टेंटेटिव है ये। और उसके बाद यहां पर इंटरव्यू की जो डेट होती है जनवरी मिड के अंदर, ये टेंटेटिव इसलिए बताया गया क्योंकि आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर फाइनल रिजल्ट जो निकलता है इसका वो मार्च अप्रैल के बीच में रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि हो सकता है कि मार्च के एंड वीक में, ठीक है, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर मिड तक जो है वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो, टेंटेटिव है, पहले बता रही हूं, ठीक है। उसके बाद में यहां पर यूपीएससी सीएससी सिलेबस डिकोडिंग, अब यहां पर जो सबसे मेन चीज है इसका सिलेबस, तो सिलेबस के बारे में जानेंगे, इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में जानेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहां पर देयर आर द 3 स्टेजेस यूपीएससी सिविल सर्विस, तो इनके 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो सबसे होता है आपका प्रीलिम्स होता है, ठीक है, उसमें आपके पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा, ठीक है। उसके बाद में मेंस जो होगा, मेंस एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन होता है, देन उसके बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहां पर हम
क्या करेंगे, यूपीएससी सिलेबस सिविल सर्विस प्रीलिम्स का, ठीक है, एग्जाम। तो द सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम comprises the two compulsory paper of the 200 marks, ठीक है, each। अब यहाँ पर दो पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है, 200 के 2 पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है, किसमें, प्रीलिम्स में, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा आपका जनरल स्टडीज पेपर, ठीक है, पेपर 1 और जनरल स्टडी पेपर 2, यानी कि दोनों जनरल स्टडीज होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, दोनों 200 के होंगे, ठीक है। और ड्यूरेशन कितनी दी है इसमें, 2 आवर्स दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में द क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस, जो क्वेश्चन होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस बेस्ड होंगे, ठीक है, यानी कि जो जैसे आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, अभी तक आप देते भी आए होंगे, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। द मार्क्स इन द प्रीलिम्स विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल रैंकिंग, जो आपकी फाइनल रैंक बनेगी उसमें आपके ये वाले जो मार्क्स हैं प्रीलिम्स विल नॉट बी counted for the final ranking but just for the qualification for the mains exam। अब यहां पर मेंस तक पहुंचने के लिए आपको इन एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, इनके जो मार्क्स आएंगे वो आपके उसमें फाइनल रैंक में काउंट नहीं किए जाएंगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं किसकी, पेपर 1 की बात करते हैं, जो आपका जो मैंने अभी बताया जनरल स्टडीज का पेपर 1 जो होगा, पेपर 2 जो होगा, उसकी बात करते हैं। तो यहां पर 200 मार्क्स का जो आपका जनरल स्टडी का एग्जाम होने वाला है वो क्या हो जाएगा, करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सेकंड हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके बाद में इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसके बाद में इंडियन पॉलिटी एंड द गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज एंड द राइट इश्यूज, ये आपके फर्स्ट पेपर के हैं। इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, द डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर एंड इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। उसके बाद में आपका आ जाएगा जनरल इश्यूज, द एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड द क्लाइमेट चेंजेस दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, इसमें आपकी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन कोई रिक्वायर्ड नहीं होगी। और लास्ट में आपका जनरल साइंस आ जाएगा, यानी कि दिस ऑब्जेक्टिव पेपर इज फॉर द 2 आवर्स। ये जो जनरल पेपर होगा आपका फर्स्ट, ये 2 आवर्स के लिए होगा। देयर विल बी द 100 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन दिए होंगे। मार्क्स ऑफ द ओनली दिस पेपर काउंटेड टू डिसाइड द टॉपर टू द प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जाम। कहने का मतलब ये कि इसमें आपको क्वालिफाई होना है, मैं फिर से कह रही हूं इसमें आपको क्वालिफाई होना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपके 2 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने सेकंड पेपर की, तो यहां पर कॉम्प्रिहेंशन दी जाएगी, राइट। उसके बाद में यहां पर इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग एंड द एनालिटिकल एबिलिटी, देन डिसीजन मेकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन उसके बाद में है जनरल मेंटल एबिलिटी, देन बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर द रिलेशन, ऑर्डर टू द मैग्नीट्यूड एटसेट्रा, ठीक है, क्लास 10th लेवल तक का। उसके बाद में है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें चार्ट्स आ जाएगा, ग्राफ्स आ जाएगा, टेबल, डाटा सफिशिएंटी एटसेट्रा, क्लास 10th लेवल तक आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या कहा है कि दिस ऑब्जेक्टिव पेपर इज फॉर अ ड्यूरेशन फॉर 2 आवर्स, ये भी 2 आवर्स का होगा। देयर विल बी द 80 क्वेश्चन, इसमें आपके 80 क्वेश्चन होंगे, उसमें कितने थे, 100 थे। तो 80 क्वेश्चन मार्क्स ऑफ दिस पेपर आर द काउंटेड टू बी डिसाइडेड द टॉपर टू द प्रीलिम्स एग्जाम। अब यहां पर ये डिसाइड करेगा कि कौन इसमें टॉपर आए, यानी कि किसके सबसे ज्यादा एग्जाम्स में मार्क्स आए हैं। दिस पेपर इज ओनली क्वालिफाइंग इन द नेचर, ये पेपर फिर से बता रही हूं ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है ये, राइट। इसमें क्वालिफाई होना जरूरी है। एस्पिरेंट तभी आप आगे के लिए जा सकते हो। एस्पिरेंट जस्ट नीड टू एंश्योर दैट दे सिक्योर एटलीस्ट 33% इन दिस पेपर। 33% आपको इस पेपर में लेने ही लेने हैं, तब जाकर के आप क्वालिफाई माने जाओगे और फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं कि यूपीएससी सिलेबस सिविल सर्विस प्रीलिम्स का। उसके बाद में एग्जाम सिविल सर्विस द प्रीलिम्स एग्जाम कंप्राइजेस द 2 कंपल्सरी पेपर ऑफ द 200 मार्क्स ईच, जनरल पेपर 1 और 2। तो ये मैंने अभी बताया ना आपको कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है, तो ये आपको कैरी करेगा टोटल जो है वो 200 का, जिसमें आपको 2 क्या दिया जाएगा, 2 आवर्स की ड्यूरेशन दी जाएगी, ठीक है। सो पहला हो जाएगा आपका जनरल स्टडीज पेपर जीएस और सेकंड हो जाएगा आपका जनरल स्टडी पेपर 2 यानी कि सीसेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहां पर बात करेंगे, एक बात याद रखना, नेगेटिव मार्किंग भी है, तुक्का नहीं चलता इधर, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो द कमीशन विल ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड द सिविल सर्विस मेन। अब यहां पर द कमीशन विल ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ, फिर क्या करते हैं कमीशन जो है वो बैठते हैं, फिर उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड फॉर द सिविल सर्विस मेन। अब यहां पर जो मेंस के लिए जाएंगे उनकी एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाई जाती है। जो कैंडिडेट इनके अंदर दोनों के अंदर उन्होंने क्रैक कर लिया, 33% लेकर आए, क्वालिफाई हो गए, देन उसके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है जो आगे के लिए फर्दर वो मूव ऑन करेंगे। एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द क्राइटेरियन ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशन
qualifying the marks of the 33 in the general studies paper 2 of the civil service prelims exam and the total qualifying marks of the general study paper 1 of the civil service, यानी कि आपको इन दोनों एग्जाम के अंदर क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखिए मेन चीज पर आते हैं, नंबर ऑफ द क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे, जनरल स्टडी पेपर 1 के अंदर आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहां पर जो आपका पेपर 2 होगा वो होगा आपका कितने का, यहां पर कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे। मार्क्स पर क्वेश्चन, ये जो आपका पेपर 1 होगा ये हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 2 मार्क्स और ये कैरी करेगा आपका 2.5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में टोटल मार्क्स जो होंगे वो आपके 200 होंगे, इसमें भी आपके 200 होंगे। उसके बाद में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, देखो 100 मार्क्स है, इसमें नेगेटिव मार्किंग यानी कि क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका माइनस 0.66 आपका मार्क्स, आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 80 मार्क्स का है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन इतने कैरी कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है। जब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो यहां पर ज्यादा है, क्योंकि यहां पर देखो माइनस जो होगा आपका 0.83 होगा, ठीक है। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग जितने ज्यादा जो जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना तो उनके उसके हिसाब से आपकी नेगेटिव मार्किंग डिसाइड की जाती है। तो यहां पर देख लीजिएगा पेपर 1 में इतनी नेगेटिव मार्किंग है और पेपर 2 में सीसेट वाला जो एग्जाम है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का जो डिडक्शन होगा वो ज्यादा रेशो है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं यूपीएससी सिलेबस सिविल सर्विस मेंस एग्जाम। अब यहां पर हम मेंस की बात करते हैं, ठीक है। सो कैंडिडेट रैंक्स इन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम डिपेंड ओनली ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द मेन एंड द इंटरव्यू। ध्यान से सुनना, कैंडिडेट रैंक्स, कैंडिडेट्स रैंक, कैंडिडेट की जो रैंक आएगी इन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम डिपेंड ओनली ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द मेंस एंड इंटरव्यू। तो यहां पर वही बच्चा आगे जाएगा जिसका मेंस और जिसके इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो गए हों, ठीक है। सो यही पर डिपेंड करता है, यानी कि उनके मार्क्स पर डिपेंड करता है कि कौन मेंस की तरफ जाएगा, मेंस के बाद में कौन इंटरव्यू की तरफ जाएगा, तो ये उनके मार्क्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो द मेंस एग्जाम हैज द 70। अब यहां पर जो मेंस एग्जाम होता है, ठीक है, मेंस का, उसमें टोटल जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 1750 होते हैं, 1750, while the interview has 275 मार्क्स। तो ये तो आपके हो गए थ्योरी के, और यहाँ पर इंटरव्यू के मार्क्स अलग से काउंट होते हैं जो कि हो गए आपके 275, ठीक है, ये इंटरव्यू है, ठीक है। तो द रिटन एग्जामिनेशन, फिर आगे पर बात करते हैं द रिटन एग्जामिनेशन मेंस का। तो जो मेंस का रिटन एग्जाम होगा विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 9 पेपर्स। तो इस मेंस के अंदर ना बच्चे 9 पेपर्स होते हैं, ठीक है, 9 एग्जाम्स होंगे आपके, राइट। सो बट ओनली 7 पेपर विल बी काउंटेड फॉर द फाइनल मेरिट रैंकिंग। लेकिन जो पहले के 7 पेपर्स होंगे वही रैंक के लिए काउंट किए जाएंगे। कौन कौन से होंगे अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद में ईच पेपर इज फॉर द 250, हर एक जो पेपर होगा वो आपका 250 मार्क्स का होगा। दस द टोटल मार्क्स ऑफ द मेन, लेकिन यहां पर जो ये जो 250 मार्क्स से दिए हैं ये टोटल 7 पेपर्स के हैं, ठीक है। जो आपके दो एग्जाम और होंगे यानी कि 8 और 9 वाला एग्जाम होगा वो आपके 300 के होंगे, ठीक है, वो भी आगे बताऊंगी मैं, राइट। सो 10 द टोटल मार्क्स ऑफ द मेंस एग्जाम 1750, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि फॉर द रेस्ट ऑफ द 2 पेपर द कैंडिडेट शुड सिक्योर द मिनिमम मार्क्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूपीएससी ईच ईयर। अब यहां पर जो हर एक साल जो है वो जो 2 एग्जाम होते हैं तो वो डिपेंड करता है कि यूपीएससी उसके लिए क्या आगे इनिशिएट करती है। फॉर ईच ऑफ द क्वालिफाइंग पेपर इट इज यूजुअली 25%, दैट इज 300 में से आपको कितने लेने हैं, मतलब 75, ठीक है, 300 में से कितने, 75, ठीक है, मार्क्स लेने हैं आपको, राइट। फॉर ईच क्वालिफाइंग पेपर इट इज यूजुअली 25%, यानी कि 300 में से आपको उसका 25% निकालो, उतना आपको लेना ही लेना होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं हम कि किसकी बात करते हैं हम अपने फर्स्ट से लेकर के 9th एग्जाम तक की, जो मैंने अभी बताया कि बेटा इसमें 9 एग्जाम होंगे तो वो कौन कौन से होंगे यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पेपर 1 जो होगा वो आपका ऐसे टाइप होगा, यानी कि कोई भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा तो उसके बेस पर आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। मतलब ये चेक किया जाएगा कि आप कितने तरीकों से सोच करके उस सिचुएशन को, मान लो आपके सामने कोई सिचुएशन है, उसको कितने तरीके से सोचकर आप उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पेपर 1 के अंदर आपको एक ऐसे दिया जाएगा, उस पर आपको पूरा का पूरा अपना डिफाइन करना है, ठीक है। ये वर्ड्स लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने वर्ड्स लिमिट उसमें दी गई है, उसके अंदर आपको वो लिखना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेपर 2 के बात करते हैं। तो पेपर 2 में जनरल स्टडीज होगा, जनरल स्टडी 1 होगा, जिसमें हम इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी होगी वो पूरे वर्ल्ड एंड सोसाइटी पर डिपेंड होगी, ठीक है। उसके बाद में जो पेपर 3 होगा, अच्छा ये जो पेपर 1 है ऐसे वाला, ये 250 मार्क्स का होगा, सेकंड वाला भी आपका 250 मार्क्स का होगा। जनरल स्टडी पेपर 2 के अंदर क्या हो जाएगा, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं इसके, ठीक है, किसके, हमारे जनरल स्टडीज पेपर 2 के, ठीक है। ये भी
कितने कैरी करेगा, आपके 250 मार्क्स कैरी करेगा। उसके बाद में पेपर 4 में जनरल स्टडीज जो आपका जो पेपर 3 होगा उसके अंदर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर्स मैनेजमेंट, ये भी आपका कितने का हो जाएगा, 250 का। ये टॉपिक्स हैं इसके। उसके बाद में पेपर 5 में हम क्या करेंगे, जनरल स्टडी। पेपर 4 में एथिक्स आ जाएगा और इंटीग्रिटी आ जाएगा और एप्टीट्यूड आ जाएगा, ये भी आपके कितने का हो जाएगा, 250 का हो जाएगा। देन उसके बाद में एक ऑप्शनल पेपर भी होगा। आपको कोई भी अपना सब्जेक्ट एक ऑप्शन में रखना होगा जिसमें भी आपका ज्यादा इंटरेस्ट है या आपकी उस पर कमांड है, आप उसको एक ऑप्शनल में आप रख सकते हैं और इसका भी आपको पेपर देना होगा, एग्जाम देना होगा। तो पेपर 6 में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का, ठीक है, यहां पर पेपर 1 देना होगा, ठीक है। उसका भी जो क्राइटेरिया है, मतलब क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका 250 मार्क्स का आएगा। और फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, ठीक है, इसके अंदर भी आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी 2 पेपर होंगे और दोनों ही 250 का आपका कैरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो 2 पेपर हैं, ये दो पेपर हैं, पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 9, एक इंडियन लैंग्वेज का होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। इसका जो मार्क्स हैं इसके कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। याद रखना इनके ये जो मार्क्स है ना 600, ये इससे ऊपर में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। जो यहां पर हाई रैंक लेकर आएगा, यानी कि 1750 में से ये पूरा का पूरा यहां तक जो है वो 1750 है। अब इसमें से जो जितनी हाई रैंक लेकर आएगा उतना ही उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब वो सेफ जोन में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी आप उम्मीद जगा सकते हो कि हम यहां तक पहुंच गए, तो अब तो चलो आगे की जर्नी जो है वो हमारी लगभग हो ही जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे मेन आता है वो है हमारा इंटरव्यू, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो हैं, कैंडिडेट प्रीलिम्स अपना क्लियर कर लेते हैं, मेंस भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरव्यू में रह जाते हैं। तो इंटरव्यू में क्यों रह जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं शायद हमने कभी सोचे भी ना होते, इसलिए अपने आपको पूरी तरीके से तैयार होना होता है। देखो आपकी नॉलेज जो है उन्होंने चेक कर ली, ठीक है, इतने सारे एग्जाम्स ले लिए, तो आपको तो मतलब नॉलेज है, तो तभी तक वहां पहुंचे हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, आप किस सिचुएशन को कैसे सोचकर उसको टैकल करोगे, हैंडल करोगे, इसका सॉल्यूशन दोगे, वो चीजें अब देखी जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन के लिए कैसे आप उसको हैंडल करोगे, तो वो उसी के लिए इंटरव्यू टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिविल सर्विस इंटरव्यू में क्या हो जाएगा कि सब टोटल रिटन टेस्ट, तो हमारा जो रिटन टेस्ट था वो कितने का था, 1750 का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा वो आपका 275 मार्क्स का होगा, ये पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ग्रैंड टोटल होगा आपका 2025 मार्क्स का, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल ये होगा, यानी कि इसमें से ये प्लस हो गया, तो आप लगा सकते हो कि अगर आप 1000 प्लस हो तो आप थोड़ा सा सेफ जोन में अपने आप को लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, अपने नेक्स्ट चीज की। तो यहाँ पर सिविल सर्विस इंटरव्यू में, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है ध्यान से सुन लो। ऑल द कैंडिडेट हु सिक्योर्ड द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द मेन एग्जामिनेशन विल बी प्रोसीड टुवर्ड्स द पर्सनालिटी। तो जिन्होंने मेंस तक अपना पूरा का पूरा क्लियर कर लिया, ठीक है, कट ऑफ में उनकी लिस्ट में उनका नाम भी आ गया, तब उनको आगे इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, ठीक है, उनका पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा। दिस वुड बी इंक्लूड द साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, असेसमेंट टेस्ट एज वेल एज द पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरव्यू इज टू असेस द पर्सनल द सुटेबिलिटी of the candidate for a career in public service by the board of the competent and the अनबायस्ड ऑब्जर्वर्स। तो यहां पर अनबायस्ड ऑब्जर्वर किसको कहा है कि भाई ऐसे वहां पर ऑब्जर्वर्स बैठे होते हैं जो सडनली आपसे क्वेश्चन करेंगे, किसी तरह की उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती है कि उनके लिए सभी कैंडिडेट एक जैसे होते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वैसे वैसे आपको उनका आंसर देना होगा, ठीक है। द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन द मैटर ऑफ द जनरल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो वो जनरल इंटरेस्ट पर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको फुल्ली प्रिपेयर होकर जाना है। द टेस्ट इज इंटेंडेड टू जज द मेंटल कैलिबर ऑफ द कैंडिडेट। अब ये जो टेस्ट लिया जाता है, आपका पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है, ये आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए लिया जाता है कि आप उसमें कैलिबर हो या नहीं हो। कल को मान लो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, देश पर कोई संकट आ जाता है, तो आप उसके लिए उस संकट से कैसे बाहर निकालने के सॉल्यूशंस देंगे, ठीक है। तो आपकी उसके लिए मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है, ठीक है, जो कि आपको इंटरव्यू टेस्ट के दौरान चेक की जाएगी। तो इन बोर्ड्स टर्म दिस इज एन असेसमेंट ऑफ नॉट ओनली, अब यहां पर इन बोर्ड्स टर्म दिस इज एन असेसमेंट ऑफ द नॉट ओनली द कैंडिडेट द intellectual qualities but also his social traits and his interest in the current affairs। तो साथ साथ में आपका कितना इंटरेस्ट है करंट अफेयर्स में, सोशल जो चीजें आजकल हो रही है इसके बारे में आप कितना जानते हो, तो ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। तो उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होना है। तो कहने का मतलब अपने आंख नाक कान चौसू मतलब
जितना ज़्यादा हो सकता है नॉलेज को गेन करिए, क्योंकि सारा का सारा नॉलेज का ही खेल है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट का, पास्ट का, ठीक है, जो भी चल रहा है आपका सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, फ्यूचर का, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही लेकर चलनी होगी, तब जाकर आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को जानने के बाद मुझे लगता है कि आपके काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स थे जो आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करके और आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो वहां पर हम आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, फॉर मोर गाइडेंस ज्वाइन आवर कम्युनिटी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।